हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग सॉल्यूशंस। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो सबसे पहले एबनॉर्मल मोलर मास को समझने से पहले हम ये समझे कि हम इस टॉपिक को पढ़ किस ले रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हेन सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन when dissolved in particular solvent। क्या मतलब है इस बात का? आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे हैं और आपने एक सॉल्यूट को पानी में डिसॉल्व किया है। अब पहले आप ये बताएं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट। अब बेसिकली हुआ क्या, अभी तक आप जितने भी प्रॉब्लम्स कर रहे थे उसमें जो आपका सॉल्यूट था वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो पानी में जाकर आयोनाइज या एसोसिएट नहीं हो रहा था। तो अगर आपने एक मोल लिया है, मान लें शुगर का, 1 मोल ऑफ शुगर आपने डिसॉल्व किया है वाटर में, तो वो पानी में जाकर 1 मोल ही रहने वाला है। तो अगर आप यहां से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे थ्योरेटिकली तो वो इक्वल आएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो सेम रहे हैं, क्योंकि जो शुगर है वो आयोनाइज नहीं होता। लेकिन अगर आप बात करें NaCl की, या आप इलेक्ट्रोलाइट्स का केस लेके चलें, तो इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है, आपने NaCl लिया, अब आपने 1 मोल नमक पानी में डिसॉल्व किया है, और आपने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर की है थ्योरेटिकली वो 1 मोल के रिस्पेक्ट में आपने कैलकुलेट की है। लेकिन नमक के केस में ऐसा नहीं है। नमक एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ही आप इसको पानी में डालेंगे ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है Na प्लस में और Cl माइनस में। तो एक्चुअली हुआ क्या, आपने तो 1 मोल डिसॉल्व किया था तो आपने कैलकुलेशन 1 मोल के रिस्पेक्ट में कर ली, बट एक्चुअल में क्या हुआ कि जब आपने इसका सॉल्यूशन बनाया है तो ये आयोनाइज हो गया, और आयोनाइज में होने के बाद इसने 1 मोल बना लिया सोडियम आयन का और 1 मोल बना लिया क्लोराइड आयन का। यानी कि सॉल्यूशन में टोटल मोल्स कितने हो चुके हैं, 2। जितने आपने डिसॉल्व किए थे सॉल्यूशन में एक्चुअली उसका डबल प्रेजेंट है। तो जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक्सपेरिमेंटली मेजर कर रहे हैं तो वो थ्योरेटिकल वैल्यू का 2 टाइम्स आ रही है। तो ये 2 टाइम्स आने की वजह क्या है, क्योंकि आपने जो कैलकुलेशन की है वो आपने 1 मोल के रिस्पेक्ट में की है, बट एक्चुअली सॉल्यूशन में 1 मोल प्रेजेंट नहीं है, एक्चुअली सॉल्यूशन में 2 मोल प्रेजेंट है। तो शुगर के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि शुगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। आपने 1 मोल पानी में डिसॉल्व किया था और जब वो डिसॉल्व हुआ तो उसके बाद भी वो 1 ही मोल था, क्योंकि शुगर जो है वो आयोनाइज नहीं होता। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पानी में जाकर डिसोशिएट हो जाते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जाकर एसोसिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफरेंट आ रही हैं एक्सपेरिमेंटली। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन पर्पस क्या था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया जाता है टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब क्योंकि आप मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, आपने 1 मोल डिसॉल्व किया NaCl का, बट एक्चुअल में पानी में जाकर वो कितने हो गए, 2 मोल। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वही डिफरेंट आ रही है, तो उससे जो मोलर मास आएगा वो भी क्या आएगा,
डिफरेंट आएगा। तो जो आप थ्योरेटिकल मोलर मास कैलकुलेट करते हैं वो डिफरेंट आता है देन एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, बिकॉज ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसी को कहा जाता है एबनॉर्मल मोलर मास। तो इस चीज को ठीक किया जाता है वेंटो फैक्टर से। तो वेंटो फैक्टर कब इस्तेमाल किया जाता है? वेंटो फैक्टर यूज किया जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की कैलकुलेशन में, व्हेन सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट। तो वेंटो फैक्टर आई ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आई कैन बी कैलकुलेटेड एज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी over theoretical value of colligative property। आई निकालने का एक और फॉर्मूला है आपके पास, दैट इज theoretical value of molar mass over एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मोलर मास। आई कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन ओवर taken number of moles of solute taken initially। यही फॉर्मूला है बेसिकली जिसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ आई। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं कि हुआ क्या। बेसिकली आप अभी तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर रहे थे और अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स हमने किए थे उनमें जो हमारा सॉल्यूट था वो जनरली हम क्या लेके चल रहे थे? सॉल्यूट हम ले रहे थे या तो हम यूरिया ले रहे थे, या तो हम शुगर ले रहे थे, नेफ्थलीन ले रहे थे, इथाइलिन ग्लाइकोल ले रहे थे। ये सारे सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब आप इसका 1 मोल पानी में डिसॉल्व करेंगे तो एक्चुअल में ये पानी में जाकर आयोनाइज नहीं होते, तो ये पानी में जाकर भी 1 ही मोल रहता है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते। तो जो आप थ्योरेटिकल वैल्यू निकालते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की और वही जब आप एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को तो दोनों वैल्यू सेम आती हैं। क्यों? क्योंकि ये आयोनाइज या एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होते। लेकिन अगर आपका सॉल्यूट कोई इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे आपने कोई सॉल्ट ले लिया NaCl, MgCl2, AlCl3, MgSO4, Al2SO4 होल थ्राइस, कुछ भी ले लिया आपने, अब ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो अगर आपने 1 मोल नमक का डाला है तो ये आयोनाइज हो जाएगा, ये बना लेगा Na+ और Cl-। तो एक्चुअल में पानी में 2 मोल बन चुके हैं और आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं थ्योरेटिकली वो 1 मोल से कर रहे हैं, बट एक्सपेरिमेंटली जब आप मेजर करेंगे तो वैल्यू कितने की आएगी? 2 मोल्स की। तो आपका जो थ्योरेटिकल वैल्यू आएगा वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से डिफरेंट आएगा। तो आपने जो थ्योरेटिकल मोलर मास कैलकुलेट करा होगा वो भी एक्सपेरिमेंटल मोलर मास से डिफरेंट आएगा। दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। मतलब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है मोलर मास की वो थ्योरेटिकल वैल्यू से डिफरेंट आती है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि डिफरेंट आने की वजह क्या है, क्योंकि जब सॉल्यूट को पानी में डाला गया तो ये पानी में जाकर आयोनाइज हो गए जिससे नंबर ऑफ मोल्स बदल गए
अब नंबर ऑफ मोल्स ही बदल गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर चेंज हो गई तो मोलर मास भी बदल जाएगा। तो अब इसी को हम एक्यूरेट करने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट करेक्टली। अब करेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? तो यहां पर आपको सीखना होगा हाउ टू कैलकुलेट आई। तो कैलकुलेशन ऑफ आई यानी कि वेंटो फैक्टर। तो पहला केस कर रहे हैं हम, व्हेन सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन। जब आपका सॉल्यूट किस में चला जाएगा? डिसोसिएशन में, यानी कि आयोनाइज हो जाएगा। तो आई का वैल्यू जो आने वाला है वो ग्रेटर देन 1 आने वाला है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको? तो मान लें आपके पास ये आपका कोई सॉल्यूट है जिसको आपने पानी में डाल दिया। अब पानी में डालते हैं, अगर आप कोई भी चीज़ पानी में डालते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं। जैसे आपने नमक का 1 मोल लिया, पानी में डाल दिया, तो 1 मोल Na+ बना और 1 मोल Cl- बना, तो टोटल मोल कितने हो गए? 2 मोल्स। तो ये बड़ा ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। अगर आपने 1 मोल लिया होगा इनिशियली और जब आप उसको पानी में डालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। तो ये कुछ n मोल्स हो गए, 1 मोल n मोल्स हो गए। ठीक है, चलो जनरली देखते हैं। तो मान लें कि आप इनिशियली A मोल्स लेकर आए थे। इनिशियली आपके पास A मोल्स थे, तो इनिशियली मतलब अभी ये कितना बना होगा? 0 बना होगा। अब कुछ खर्च हुआ होगा ये, तो अगर ये 1 मोल लेकर आते आप और अगर ये 1 मोल पूरा खर्च हो जाता तो ये आपके पास n मोल बनता। तो 1 में से 1 अल्फा खर्च होता है, तो A में से कितना खर्च होगा? A अल्फा। अगर 1 मोल खर्च होता तो n मोल बनते। अब A अल्फा खर्च हो रहा है तो ये बनेगा कितना? Na अल्फा। फिर से रिपीट करते हैं, अगर ये 1 मोल खर्च होता तो ये n मोल बनते। 1 में से 1 अल्फा खर्च होता है तो A में से कितना खर्च होगा? A अल्फा। अब A में से A अल्फा खर्च हो गया तो ये बचा कितना होगा मेरे पास? A माइनस A अल्फा। अब अगर ये A अल्फा खर्च हुआ है तो ये बनेगा कितना? Na अल्फा। तो ये Na अल्फा बन चुका है। हाँ जी, I कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, दैट इज A माइनस A अल्फा प्लस Na अल्फा ओवर A, that is number of moles taken initially, total number of moles after dissociation and total number of moles taken initially। तो ऊपर से आपका A कॉमन है, A बाहर आ जाएगा, तो यू विल गेट 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा ओवर A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो I का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से भी आप अल्फा कॉमन ले सकते हैं, तो यू विल गेट 1 प्लस अल्फा n-1। तो ये आपका फॉर्मूला है जब आपका सॉल्यूट आयोनाइज होगा। फिर आपके पास है केस 2। केस 2 में क्या होगा? व्हेन सॉल्यूट अंडरगो एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है दैट इज डाइमराइज होना, ट्राइमराइज होना, टेट्रामराइज होना। मतलब डाइमर का मतलब होता है कि दो मोल आपने पानी में डाले और वो जुड़ गए और जुड़कर 1 मोल बना बैठे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो गए, तो यहाँ पर जो आपका आई का वैल्यू आएगा वो लेस देन 1 आएगा। तो इसका एक ही केस है हमारे पास, जैसे कि आप एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड या फिर आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें,
कार्बोक्सिलिक एसिड्स अंडरगो एसोसिएशन। अब एसोसिएट हो गए वो कुछ भी बना सकता है, डाइमर भी बना सकता है, ट्राइमर भी बना सकता है, टेट्रामर भी बना सकता है। when dissolved in organic solvent like benzene। तो यहां पर बेसिकली जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। आपने 2 मोल डिसॉल्व किए थे पानी में, जाकर वो बेंजीन में जाकर वो एग्रीगेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा और 1 मोल बना लेगा। तो यहां पर आपके नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो अगर मैं इसका जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव करूं तो आपके पास मान लें n मोल्स थे और ये जुड़ जाएंगे n मोल्स और मिलकर 1 मोल बन जाएगा। ठीक है, तो मान लें कि आप घर से लेकर आए थे A, इनिशियली कितना बना होगा ये 0। अगर ये n मोल खर्च होंगे तो ये 1 मोल बनेगा। तो मान ले हमारा A अल्फा एसोसिएट हो रहा है, A अल्फा, A में से A अल्फा हमारा एसोसिएट हो रहा है, तो ये बनेगा कितना? अगर n मोल खर्च होता तो 1 मोल बनता, अगर 1 मोल एसोसिएट होता तो 1/n बनता। A अल्फा कर रहे हैं हम, A अल्फा हमारा खर्च हो रहा है तो कितना बनेगा? ये बनेगा A अल्फा बाय n। ये बचेगा कितना? A माइनस A अल्फा। तो I क्या होता है आपके पास? टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन ओवर टेकन इनिशियली। ऊपर से आपका A कॉमन है, A कैंसल आउट हो जाएगा, यू विल लेफ्ट विद 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। तो अगर यहां से आप अल्फा भी कॉमन ले लें देन यू विल गेट अल्फा 1/n माइनस 1। तो ये आपके पास I का फॉर्मूला हो गया, जिसमें जस्ट आप वैल्यूज पुट कर दें तो आपको I मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला है आपका जिसका यूज कर आप I कैलकुलेट कर सकते हैं। केस 3, when the solute is नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपका सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? जो डिसोशिएट या एसोसिएट नहीं होते जब उनको डिसॉल्व किया जाता है किसी सॉल्वेंट में। एग्जाम्पल दे चुके हैं पहले भी, शुगर, नेफ्थलीन, यूरिया, इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इनके लिए I का वैल्यू फिक्स है, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है। जैसे आपके पास एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला है 1 प्लस अल्फा 1/n माइनस 1 और 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। चलिए जरा सीखते हैं कैलकुलेशन ऑफ I। पहले हम करते हैं चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया लाइक NaCl। NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और आप जानते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पानी में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा का वैल्यू 1 होता है, मतलब ये सारा ही खर्च हो जाते हैं, सारा ही आयोनाइज हो जाते हैं, पूरा ही कंप्लीटली आयोनाइज होकर आयन फॉर्म कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो ये डिसोशिएट होता है। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास? 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। तो आप जानते हैं कि अल्फा का वैल्यू 1 है और NaCl पानी में जाकर कितने मोल्स बनाएगा? 2 मोल बनाएगा। सॉल्व कर लें इसको। तो 1 प्लस 2 माइनस 1 1, यू विल गेट 2। तो I का वैल्यू कितना हो गया? 2 हो गया। अच्छा, एक शॉर्टकट भी है हमारे पास, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स था
अच्छा एक बार और, यहां पर हम अल्फा क्या लेते हैं, अल्फा क्या है हमारा, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए अल्फा का वैल्यू फिक्स है 1। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो कंप्लीटली नहीं पार्शली आयोनाइज होते हैं, उनके लिए अल्फा का वैल्यू लेस देन 1 होगा। और वो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि कितना आयोनाइज हुआ है। अब एक बात हम यहां पे और सीख सकते हैं कि अगर आपके पास, अगर आपको इतनी नॉलेज है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, अगर आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है तो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आई के लिए आपको फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। ये जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है इसकी जरूरत नहीं है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आई का वैल्यू सीधा होता है टोटल नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड। अब ये आप याद रख सकते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए जो आई होता है वो टोटल नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड होता है, जितने आयन वो बना रहा होगा। अब आपको पता है कि NaCl है, पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, टूट कर क्या बना रहा है Na प्लस एंड Cl माइनस। तो कितने आयन बनाए इसने, एक ये आयन है और एक ये आयन है, टोटल आयन कितने बने 2। तो आई का वैल्यू डायरेक्टली कितना हो जाएगा 2। वैसे भी 2 ही आ रहा था, बट अगर आपको पता है कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको उसके लिए फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लिख सकते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आई इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड। बट ठीक है, अभी सीख रहे हैं तो आप फॉर्मूला भी अप्लाई करना सीखें। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए 1 होता है। और n क्या है, n है नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड, कितने आयन वो बनाएगा। वो तो आपको आयोनाइज करके पता लग ही जाएगा। चलो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे, जैसे उनको हम फॉर्मूला से भी करेंगे और डायरेक्टली भी करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिया लाइक MgCl2 AlCl3, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है सारे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग है तो अल्फा का वैल्यू 1 होगा, अल्फा का वैल्यू 1 होगा। Al2SO4 होल थ्राइस स्ट्रॉन्ग है, अल्फा का वैल्यू 1 होगा। K4 FeCN होल 6 स्ट्रॉन्ग है, अल्फा का वैल्यू 1 होगा। एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा का वैल्यू 1 होगा, लेस देन 1 होगा। तो लेट इट बी 0.1 ले लेते हैं कि 0.1% ही आयोनाइज हुआ है सिर्फ, मान लें, ठीक है। और भी है, जैसे हमारे पास लाइक हमने ले लिया CaNO3 होल ट्वाइस स्ट्रॉन्ग है, अल्फा का वैल्यू 1 होगा। चलो पहले फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1 प्लस अल्फा n-1। तो 1 प्लस अल्फा का वैल्यू 1 ही है, कितने आयन बनाएगा ये आप जानते हैं। जब MgCl2 आयोनाइज होगा तो ये बनाएगा, MgCl2 जब आयोनाइज होगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Mg2 प्लस और 2Cl-1। तो एक आयन ये बन रहा है और 2 आयन ये बन रहे हैं, तो टोटल आयन 3 बन रहे हैं। तो n का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो 3 - 1 2, 2 + 1 3। तो i का वैल्यू कितना आ रहा है, i का वैल्यू 3 आ रहा है। ये तो फॉर्मूला के ऊपर हो गया। आप सीधा भी कर सकते थे, मैंने क्या बताया, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो i का वैल्यू होता है टोटल नंबर ऑफ आयंस फॉर्म, कितने आयन बन रहे हैं 2 + 1 3, तो 3 आ जाएगा i का वैल्यू। यहां पर भी देखें 1 प्लस अल्फा का वैल्यू 1 है, n कितने आयन बनाएगा ये AlCl3, Al3 प्लस बनाएगा और 3Cl-1 बनाएगा। तो 1 + 3 कितना हो गया 4, तो n का वैल्यू 4 हो गया। 4 - 1 3, 3 + 1 4, तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा इसके लिए 4 हो जाएगा। डायरेक्टली भी कर सकते थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए i क्या होता है 1 + 3 टोटल नंबर ऑफ आयंस फॉर्म, 4 आ रहा था वैसे भी। तो यहाँ पर आप इसको भी ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं, मैं सीधा कर रहा हूँ। अब अगर आपको पता है कि किस में आयोनाइज होगा तो आप जानते हैं ये बनाएगा Al3 प्लस और SO4 2 माइनस, बैलेंस कर लो
एल्यूमिनियम 2 टाइम्स, सल्फेट 3 टाइम्स, टोटल आयन कितने बन रहे हैं 5, तो आई का वैल्यू कितना होगा इसका 5। यहां पर ये आपका कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स पार्ट आयोनाइज नहीं होता है, काउंटर आयन आयोनाइज हो जाता है, तो ये डिसोशिएट होकर बनाता है 4K+ और FeCN होल 6 4- कितने आयन बन रहे हैं 4 ये रे और 1 ये रहा, टोटल 5 है, स्ट्रॉन्ग है, तो आई का वैल्यू सीधा क्या होगा टोटल नंबर ऑफ आयन्स फॉर्म्ड 5 आ गया। हाँ यहां पर देखें एसिटिक एसिड जब आयोनाइज होता है तो क्या बनाता है एसीटेट आयन प्लस H+, 2 आयन बन रहे हैं। चलो फॉर्मूला डालते हैं, क्या है फॉर्मूला 1 प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है 0.1, N कितने आयन बना रहा है 2, 2 - 1, तो 2 - 1 1 इंटू 0.1 तो 1 प्लस 0.1, तो आंसर विल बी 1.1, आई का वैल्यू 1.1 आ रहा है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हाँ जी ये भी स्ट्रांग है, क्या बनाएगा आयोनाइज होके Ca2+ और 2 नाइट्रेट आयन, टोटल आयन कितने बने 1 और 2 3, तो आई का वैल्यू सीधा 3 आ जाएगा। तो आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको ध्यान में रखना है कि विदाउट फॉर्मूला आप नहीं कर पाएंगे। हाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहीं पर हम कैलकुलेशन देखते हैं किसकी, एसोसिएशन की। जैसे मान लें हमने एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाला और ये क्या कर गया डाइमराइज कर गया, क्या कर गया डाइमराइज। तो अभी अभी आपने निकाला था आई का वैल्यू 1 प्लस अल्फा 1/n - 1। अगर 100% डाइमराइज कर गया तो आपके पास अल्फा का वैल्यू 1 हो जाएगा। अदरवाइज क्वेश्चन में दिया जाता है कि कितना % डाइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन या टेट्रामराइजेशन हो रही है, ठीक है। तो 1 प्लस अल्फा का वैल्यू 1 हो गया। डाइमराइज हुआ है तो कितने मोल इस्तेमाल किए होंगे आपने, डाइमराइज हो रहा है तो 2 मोल, तो 1 - हाफ कम्स आउट टू बी हाफ, दैट इज 0.5। अगर डाइमराइज हो रहा है तो आई का वैल्यू 0.5 आएगा, तो वही तो हमने कहा था आई का वैल्यू लेस देन 1 रहता है। एन क्या है, कितने मोल इस्तेमाल किए होंगे आपने, डाइमराइज में 2 मोल इस्तेमाल होते हैं, 2 मोल 1 मोल में कन्वर्ट हो जाता है। ट्राइमराइज में अगर ट्राइमराइज का केस करें, ट्राइमराइज में क्या होता है 3 मोल 1 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आई क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। अभी मान के चल रहे हैं कि 100% ट्राइमराइजेशन हुई है, तो 1/3 मोल लिए होंगे आपने, तो 1 - 1 प्लस यहाँ पर आपके पास बचेगा 3 - 1 - 2/3, दैट इज 1 - 2/3 कम्स आउट टू बी 1/3, कम्स आउट टू बी 0.33। और अगर टेट्रामराइज का केस करें, अभी हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपके पास 100% टेट्रामराइजेशन हुई है, तो आप अल्फा का वैल्यू अभी एज्यूम करके चल रहे हैं 1। क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको, जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है। तो आई का फॉर्मूला क्या है 1 प्लस अल्फा, अल्फा 1 है, 1/n। कितने मोल्स लिए होंगे टेट्रामराइजेशन में, टेट्रामराइजेशन में 4 मोल से 1 मोल बनता है, तो आपने 4 मोल लिए होंगे, -1, तो यू विल गेट 1 - 3/4, दैट इज 1/4 कम्स आउट टू बी 0.25। चलो एक केस और देख लेते हैं, लाइक आपको मैंने दिया है कि 100% नहीं हुआ है, एसिटिक एसिड को डाला है मैंने बेंजीन में और डाइमराइजेशन हुई है।
अल्फा मैंने आपको दे दिया लाइक 0.2। कैसे करेंगे? कुछ नहीं है बेटा, बहुत सिंपल है। आई का वैल्यू क्या होता है, आई का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1 प्लस अल्फा। अल्फा कितना है आपके पास 0.2, 1 अपॉन एन। डाइमराइजेशन हो रही है तो कितने मोल लिए होंगे आपने, 2 मोल, -1। सॉल्व कर लें इसको, हाफ माइनस हाफ, तो 0.2 माइनस हाफ 0.1, तो 1 माइनस 0.1 comes out to be 0.9। तो आपका आई का वैल्यू लेस देन 1 आना चाहिए क्योंकि एसोसिएशन हो रही है। तो अब आपके पास जो नए फॉर्मूलाज हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो पहला फॉर्मूला जो आपके पास हो चुका है वो है पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी नॉट इन इक्वल्स टू आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब आई का फैक्टर मल्टीप्लाई हो चुका है। अब इस फॉर्मूला को आप यूज करेंगे। अगर आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई का वैल्यू 1 होगा, और अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है तो आई का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड है आपके पास डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम। थर्ड आपके पास है डेल्टा टी बी इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम। और फोर्थ है आपके पास पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी। पिछले क्वेश्चंस भी जो आपने किए हैं, अगर आप वहां पर इन फॉर्मुलाज को यूज करेंगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, क्योंकि अभी तक हमने किए ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट थे और वहां पे सब जगह पर आई का वैल्यू क्या था, 1। थैंक यू।